गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस। ये होता क्या है पहले ये समझ लो। जैसे कि मेरा जो भी प्रॉफिट होता है, हर एक बिजनेसमैन पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बांट के कुछ रिजर्व्स बनाता है अलग अलग पर्पज के लिए, ताकि कुछ लॉस हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस रिजर्व से सेट ऑफ किया जा सके। तो अल्टीमेटली मेरा क्या है, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो, लेकिन ये अलग अलग पर्पज के लिए होता है। अब जैसे कि पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजिंग आएगा तो इस प्रॉफिट पे केवल और केवल ओल्ड पार्टनर का ही हक था, इसलिए इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सर ओल्ड रेशो में क्यों? बेटा बात को समझो। उस समय की प्रॉफिट, जिस समय की प्रॉफिट थी उस समय में हम बांटते तो उस समय की रेशो से ही बांटते, लेकिन उस समय मैंने बांटा नहीं, रिजर्व बना लिया, तो वो रिजर्व उसी ईयर के रेशो के अकॉर्डिंग बटना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो 2015 में प्रॉफिट हुआ था, उसमें से मैंने 4000 जनरल रिजर्व में डाल दिया था। वो जनरल रिजर्व 2015 के रेशो के अकॉर्डिंग ही बटनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। सर जनरल एंट्री बहुत आसान। जैसे प्रॉफिट बांटते थे तो क्या एंट्री करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बात सेम टू सेम है। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके 9013904141। चलो सर अब पढ़ाना स्टार्ट करो। आज का हमारा टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, थोड़ा नीचे लिखता हूं बाय चांस दिखे ना तो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस। लॉसेस भी सेम बेटा, कोई लॉस हमने अभी तक बांटा नहीं है, इसको भी मुझे ओल्ड रेशो में ही बांटना पड़ेगा। तो जनरल एंट्रीज की बात करता हूं मैं। क्या बननी चाहिए जनरल एंट्री? बहुत ही सिंपल, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ये भी बात ध्यान रखना है कि मुझे किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में। क्यों बांटना है पीछे का लॉजिक बता दिया मैंने। आप नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन बहुत ही सिंपल, जो काम आप करते हो ना बेटा उसी को लिख दिया करो। रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व एंड सरप्लस को आपने क्या कर दिया है? बांट दिया है। ओके अब लॉसेस के लिए बेटा जस्ट अपोजिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। इनके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री के बारे में। आप चाहो तो परफॉर्मा बना के कर सकते हो, नो इशू। इसमें डेबिट अमाउंट, इसमें क्रेडिट अमाउंट। ये भी इन ओल्ड रेशो में, ये आपको समझाने के लिए लिखता हूं इन ओल्ड रेशो, ठीक है। आपको केवल और केवल क्या करना, डायरेक्ट नरेशन लिखना है। यहां पे लिखोगे लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस को बांटने के। बहुत ही आसान टॉपिक है आज का। केवल और केवल 2 जनरल एंट्री की बात करता हूं मैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। 1 मिनट में रुक जाता हूं यहीं पे, क्योंकि आप लोग जब राइट डाउन करोगे तो राइट डाउन कर लेना ऐसे ही, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हो। सर ये पॉइंट बहुत आसान था, आगे चलो। बस बेटा इतनी ही बात है।
बस मुझे ये समझाना है कि रिजर्व एंड सरप्लस इसके कई नाम हो सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और भी बहुत सारे जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसी तरह लॉसेस के ऊपर भी बात होगा। ठीक है बच्चों, ये 2 ही जनरल एंट्री करनी है, ओल्ड रेशो में करनी है। आप मेरा वीडियो भी ढंग से देख लिया करो ना, तो भी आप लोग को समझ में आ जाए प्रोमिसली। लेकिन अब मैं कितना रहूं कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कोई बात नहीं। जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस गिवन रहेगा, या तो इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट नीचे बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन में लिखा रहेगा, ठीक है, या आपको बैलेंस शीट में गिवन रहेगा। मुझे पहचानना है कि असेट साइड में गिवन है तो क्या है और लायबिलिटी साइड में गिवन है तो क्या है। तो मैं बैलेंस शीट बना के ही बता देता हूं आपको। जो बैलेंस शीट में लिखूंगा ये चीजें नीचे इंफॉर्मेशन में भी हो सकता है, और बैलेंस शीट नहीं है तो इंफॉर्मेशन में ही होगा। बहुत सिंपल सी बात है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी है, इसके लिए मुझे एक बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। इसमें आप लोग रुपीज लिखते हो, एसेट्स, लायबिलिटीज। अब इस साइड में बेटा बहुत सारे एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर, जो भी कंपनी के पास है, फर्म के पास है। उसके अलावा लॉसेस गिवन रहेगा 2 नेम से। किस किस नेम से, ये तो बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि यदि 2 नाम जो नीचे लिखने जा रहा हूं वो यदि असेट साइड में गिवन है तो वो समझ लो कि लॉस है। क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सर, हाँ जी। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट। बेटा एडवर्टाइजमेंट वर्ड को बस समझ लो। इसके अलावा बेशक से पीछे एडवर्टाइजमेंट रिजर्व लिखा हुआ हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ हो, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हो, तीनों का एक ही मतलब है। ये बस आपको गुमराह करने के लिए बोलेगा। बस आगे आप एडवर्टाइजमेंट देख लेना, पीछे रिजर्व, सरप्लस या एक्सपेंडिचर किसी भी नाम से हो, ये हमारे लॉसेस के नाम है, ठीक है। ये या तो बैलेंस शीट के असेट साइड में गिवन रहेंगे, नहीं तो नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन रहेंगे, इनका मतलब लॉस है। इसी तरह से इसमें क्रेडिटर्स, कैपिटल और भी बहुत सारी चीजें के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस गिवन रह सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस, बेटा ये रिजर्व एंड सरप्लस पूरे ग्रुप का नाम है। जैसे इधर इन दोनों का ग्रुप है लॉसेस, इस क्या क्या नाम से ये हो सकता है ये आप माइंड कर लो। जनरल रिजर्व भी नाम हो सकता है, ठीक है। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड भी इसका नाम हो सकता है। केवल और केवल रिजर्व भी लिख के छोड़ सकता है। ये नाम है, इन नामों से आपको रिजर्व एंड सरप्लस मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है। सर क्या मतलब, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस? नालायक यही तो बात है। यदि लायबिलिटी साइड में है तो मेरा प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और असेट साइड में है तो लॉस है। सर इन्फॉर्मेशन में कैसे पहचानेंगे? उसके लिए नीचे नोट्स लिखवाऊंगा। तुम लोग घबराते बहुत जल्दी हो। मैंने अभी तक कोई बात सस्पेंस में छोड़ा है क्या? क्या जस्ट अंदाजा लगा लेना? नहीं, मैं पूरी बात करूंगा। पहले ये बात कर लूं, इसका दूसरा नाम कहीं पे मिल सकता है रिटेन्ड अर्निंग। ये सारे नाम बेटा एक बार लर्न कर लेना, फ्यूचर में हमेशा काम आते रहेगा कि ये रिजर्व्स होते हैं, ये लॉसेस होते हैं। देखो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, या केवल रिजर्व बोल दे, या पूरे ग्रुप का ही नाम ले दे। पूरे ग्रुप आ गया और इसमें से कुछ भी आ गया तो ये सब नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप में इंक्लूडेड है।
एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मान लो रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है और जनरल रिजर्व भी गिवन है, तो मैं मान लूंगा कि जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए अलग से नहीं लूंगा। लेकिन जब अलग अलग नाम से गिवन है फिर सबको लूंगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड के नाम से हो सकता है, रिजर्व या फंड के नाम से हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। सर ये क्या होता है बेटा? एक एक करके इन पे प्रकाश डालूंगा बाद में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, ये नाम है बस। ठीक है, एंट्री करते समय पूरा ग्रुप है तो पूरे ग्रुप को डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बाकी अलग अलग है तो इनमें से जो भी कुछ है उसको डेबिट मान लो। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये तीनों को डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट। इसी तरह से लॉस में पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट, केवल एक है तो एक को क्रेडिट, दोनों है तो दोनों को क्रेडिट। ओके, ठीक बात है। एक मिनट रुक जाता हूं, आप लोग राइट डाउन कर लेना। अच्छे से दिख रहा होगा टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग। अब मैं इसे रफ कर देता हूं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। जो क्वेश्चन कहेगा मैं वही करूंगा, उसके अलावा अपना दिमाग तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बेटा डायरेक्ट सॉल्यूशन उतारने से कॉपी में कम समझ में आता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं। चलो जी सर, क्वेश्चन करवाओ। चलो कोई बात नहीं बेटा, वैसे तो मैं नॉर्मली इलस्ट्रेशन करवाता हूं, क्वेश्चन बच्चों को करना चाहिए, लेकिन आज आप लोग कह रहे हो तो मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 से हमें स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है हम। क्वेश्चन बेसिक से बहुत सारा बाकी है, उससे कुछ लेना देना नहीं। आखिरी पड़ाव मतलब आखिरी पड़ाव। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेता हूं बेटा। बुक में आपका क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है, इसलिए मैं पढ़ता हूं तो अपने बुक में मिला लिया करो वीडियो पॉज करके कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। दो पार्टनर A और B है, उनका रेशियो 3:2 है। They decided to share profit in the ratio of 3:4। उन्होंने प्रॉफिट को फ्यूचर में 3:4 में बांटने का निर्णय किया है 1 अप्रैल से। On that date there was a credit balance of profit of 70,000 in their profit and loss account। Pass the necessary entry assuming that partners decided to distribute the profit। एक पॉइंट मेरा स्किप हो गया था, मैं इसे लिखवा देता हूं। मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट, और असेट साइड में गिवन है तो लॉस। लेकिन बेटा यदि मान लो नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा है तो तुम कैसे पहचानोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दे केवल, तो इसका मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट दे दे, या वो समझा दे जैसे इस क्वेश्चन में आपको समझाया कि क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब भी क्या है? प्रॉफिट है। सर समझाना क्या चाहते हो? बहुत बड़ी बात समझाना चाहता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख दे तो मैं मानूंगा लॉस है। मतलब अनलेस मेंशन अदरवाइज भी प्रॉफिट, मेंशन है तो है ही, नहीं मेंशन है तो भी मैं प्रॉफिट मानूंगा। लॉस के लिए मुझे उसे डेबिट बताना पड़ेगा, ऐसे पहचानूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ही असेट साइड में है तो लॉस है और लायबिलिटी साइड में तो प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में तो पहचानना आसान है, लेकिन इंफॉर्मेशन में गिवन है तो आप ऐसे समझोगे। सर लर्न कौन रखेगा? लर्न तो बेटा मैंने आप लोगों के बदले कर लिया, अगर फिर भी आप भी कर लेना, अपना काम स्वयं करो। ठीक है,
बहुत सिंपल है, अनलेस मेंशन अदरवाइज प्रॉफिट और लॉस के लिए उसे बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में उसने क्रेडिट बता दिया, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, नहीं भी बताता तो भी प्रॉफिट मानता। मींस जब तक वो डेबिट ना कहे जब तक मैं लॉस नहीं मानूंगा। इसमें बेशक से 2 रेशो गिवन है, लेकिन आप सबको पता है क्योंकि मुझे ओल्ड रेशो में बांटना है तो केवल और केवल मेरे लिए ओल्ड रेशो की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या एंट्री हो जाएगा बेटा? एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीच कैपिटल। मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 70,000 है, ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वो 3:2 है, तो मैं 3:2 में बांट दूंगा। 3 और 2 5 से 70 को डिवाइड करूंगा, 14 टाइम कटेगा। ए का हिस्सा निकालूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई, बी का निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई। ये 42,000 और ये 28,000। ठीक है, मैं नीचे नरेशन में लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 ओल्ड रेशो में। आप लोग ओल्ड रेशो लिख के 3:2 लिख दोगे। बताओ बेटा इसमें क्या आफत है? क्वेश्चन में कुछ भी आफत नहीं है सर, अगला क्वेश्चन में चलो। ठीक है, पहले 1 मिनट इसे देख लो, आधी मिनट देख लो, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ठीक है, इतना बहुत है। मैं बार बार कह रहा हूं बुक मार्केट में अवेलेबल है, भरोसे में मत रहो कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा बहुत देर हो चुकी होगी, जून में तो फर्स्ट सेमेस्टर में खत्म करवा चुका हूँ और बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। 24/7 तो नहीं, 18/7 और 7 डेज। आप हमेशा मुझे कॉल मैसेज कैसे भी प्रॉब्लम ले सकते हैं। 6 घंटा मुझे सोने के लिए चाहिए, बाकी सब टाइम आप लोगों का। चलो ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलो। 23 पढ़ता हूं बेटा। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। अब मैं क्वेश्चन में लिखते जाता हूं जो बात है। ए बी और सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो ओल्ड है 1:2:3। ये ओल्ड रेशियो है, ठीक बात है। From April 1st, 2016, they decided to share the profit in the ratio of 2:3:4. इनका न्यू रेशो भी गिवन है, कितना गिवन है? 2:3:4। अच्छा, मैं देखूंगा कि मुझे करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा रेशो काम का है या कुछ निकालना पड़ेगा क्या, वो आपको पता है। ठीक है, जैसे कि गुडविल की ट्रीटमेंट हो तो मुझे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि प्रॉफिट को बांटना है तो ओल्ड में। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या कहता हूं। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज्ड अ डेबिट बैलेंस। बस देख लो, डेबिट बैलेंस कह दिया मतलब ये लॉस है, लॉस है, लॉस है। बस उसके बाद जनरल एंट्री निकालनी है, और इस जनरल एंट्री के लिए बहुत सिंपल सी बात होगा, क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन ना हो, फोटो खींच के भेजें, मैं सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तो मेरा लॉस है बेटा 90,000। तो इस 90,000 को ओल्ड रेशो में 6 से डिवाइड करूंगा, 15 टाइम पे कटेगा, और जिसको मैं लिखूंगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए को 15,000, बी को
15 इंटू 2 30 और इसका 45। यहां पे लिख दूंगा लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। लॉसेस को मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, नहीं तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। सर आप अगले पॉइंट पे चलो, देख लो पॉज करके, राइट कर लेना। अब मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर इसका मतलब क्या होता है, बता रहा हूं, रिलैक्स रहो। वर्कमैन मतलब कर्मचारी, कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, रिजर्व मतलब रिजर्व। बेटा जो भी कंपनी एक्टिविटीज से थोड़ा सा खतरनाक होता है, खतरनाक इन द सेंस जिस कंपनी में वर्कर्स के एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। मैं कंपनी के अंदर की बात कर रहा हूं, मशीन पे काम करते समय कभी कभी प्रेस कंपनी में किसी की हाथ कट जाती है, किसी का अंगुली कट जाता है, इस तरह के एक्टिविटीज होते रहते हैं। तो इसके बदले क्या करना पड़ता है, इसके बदले देना पड़ता है कंपनसेशन। क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देना पड़ता है कर्मचारियों को, ठीक है। यदि आप क्षतिपूर्ति नहीं दोगे तो वो केस कर देगा, या केस करने के बाद ही क्षतिपूर्ति दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा ये बात समझ में आ गया हो क्या, होता क्या है, मशीन पे वर्क करते समय, कंपनी के अंदर वर्क करते समय यदि कर्मचारी को कोई फिजिकली डिसेबलमेंट हो जाता है, मतलब हाथ पैर कट जाते हैं, तो कंपनी को रिजर्व, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, क्षतिपूर्ति देना पड़ता है, ताकि वो आगे की जिंदगी जी सके कर्मचारी। अच्छा अब डायरेक्ट अमाउंट तो नहीं बेटा इकट्ठा हो सकता है एट द मोमेंट। मान लो किसी का हाथ कट गया और उसने 10 लाख का क्लेम मांगा या 10 लाख पे फैसला हुआ कोर्ट से, आपसी समझौता से, उसकी फैमिली से, कैसे भी ये आपका मैटर नहीं है। आपको बस इतना समझना कि कंपनसेशन देना पड़े। तो कंपनी मान लो एक साथ 10 लाख की फंड अरेंज ना कर पाए, इसीलिए हर साल प्रॉफिट में से कुछ कुछ काट के एक रिजर्व बना लेता है कि इन फ्यूचर जब भी मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो उस रिजर्व में से उसे दे दे, ठीक है।